नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का 22 अप्रैल यानी आज अक्षय तृतीया के मौके पर आगाज हो गया है। इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम में पूजन अर्चना कर यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा के लिए 21 अप्रैल तक 16 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। सबसे पहले दोपहर 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। गंगोत्री मंदिर को 11 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। इस बीच चारधाम यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तराखंड सरकार ने तीर्थ यात्रियों की निर्धारित संख्या में दर्शन करने पर लगी रोक को अब हटा दिया है। हालांकि श्रद्धालुओं का ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। तो चारधाम की यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है और उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आज से आगाज हो गया है अक्षय तृतीया के मौके पर। इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी गंगोत्री धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके पीछे काफी संख्या में श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं। पूरे विधि विधान के साथ पूजा की गई और हमारे सहयोगी योगेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। योगेश, अभी हमने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे थे गंगोत्री धाम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, लेकिन ये बताइए कि आज से यात्रा का आगाज हो चुका है। श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि आज सुबह 12:13 पर गंगोत्री और 12:41 पर यमुनोत्री के कपाट खुल गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहे। विधिवत जो पूजा अर्चना होती है, मंत्रोच्चारण जो होते हैं, उनके साथ आज चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। जब हम बात करते हैं यात्रा की और यात्रियों जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो उनका उत्साह इस बात से ही लगाया जा सकता है कि कुछ दिन पहले जो 16 लाख श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, वो आंकड़ा इस समय लगभग 18 लाख के पास पहुंच चुका है। लगातार जो है वो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। लोग चाहते हैं कि चारधाम यात्रा में, और इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने ये भी हटा दिया है कि एक सीमित संख्या जो इससे पहले की गई थी कि सीमित संख्या में लोगों को दर्शन करने दिया जाएगा, वो भी हटा दिया गया है और उत्साह लोगों में बढ़ता जा रहा है। देश भर से आज लोग वहां पर पहुंचे हैं। अगर यमुनोत्री की बात करें या फिर हम बात करें गंगोत्री के, दोनों मंदिरों को बहुत ही खूबसूरत तरह से जो है वहां पर सजाया गया है। डोली वहां पर जब आई थी उसी समय से वहां पर उत्साह का पूरा माहौल हो गया था और सभी जितने भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचे वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भी अगर देखा, जिस समय मुख्यमंत्री जा रहे थे तो लगातार जयकारे हो रहे थे माँ गंगोत्री के और यमुनोत्री के जो है वो जयकारे हो रहे थे। लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे थे क्योंकि अब इसके बाद 25 और 27 को 25 को केदारनाथ, 27 को बद्रीनाथ के कपाट खोलने हैं, तो इसको लेकर भी पूरी तैयारी की जा रही है। अगर देखा जाए आंकड़ों की अगर बात करें, चारधाम यात्रा में तो पिछले साल बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और इस साल उम्मीद है कि वो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और उससे ज्यादा श्रद्धालु इस बार पहुंचेंगे। उसको लेकर व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों से, जो कि चारधाम यात्रा में जिनका काम होता है कि वो चारधाम यात्रा में अपना जो है श्रद्धालुओं को लेकर अलग अलग काम करें, फिर चाहे स्वास्थ्य की बात करें, पर्यटन की बात करें, धर्म एवं संस्कृति की बात करें, पीडब्ल्यू की बात करें, पेयजल की बात करें, तो सभी ने अपने अपने स्तर पर बहुत ज्यादा तैयारियां कर रखी हैं। और क्योंकि उत्साहित हैं, श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचने वाले हैं, तो हर तरफ अब चारधाम यात्रा ही यात्रा नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और पर्यटन के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो प्रगति के पथ पर है उत्तराखंड, ये कहना गलत नहीं होगा। ये बताइए कि 21 अप्रैल तक की अगर बात करें तो 16 लाख लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। जाहिर सी बात है कि जो पिछला रिकॉर्ड है शायद इस बार टूट जाएगा।
पूरी उम्मीद है। 21 लाख जो रजिस्ट्रेशन कराया था, भले ही वो 21 तारीख की बात करें, लेकिन वो पुराना है। अभी अगर बात करें, आज तक की बात करें, तो आंकड़ा जरूर ये 1 से 2 लाख बढ़ गया होगा, यानी कि लोग ज्यादा आ रहे हैं। और जब शुरुआती इस तरह से हुई है, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, लगभग 6 महीने ये यात्रा चलती है, और 6 महीने में अगर बीच के 2 महीने छोड़ दिया जाए, जिस समय मानसून बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाता है, तो अगर उसे भी छोड़ दिया जाए तब भी 4 महीने बहुत अच्छी यात्रा चलती है। और हर अगर एक बार देखा जाए 15 के आंकड़े भी, तो इस बार भी 50 से 60 लाख लोगों के जो श्रद्धालु आने की पूरी उम्मीद है कि आंकड़ा उससे ज्यादा ही जाएगा। पूरी उम्मीद है, क्योंकि बहुत ज्यादा उत्साहित है लोग, और आम आदमी चाहता है कि वो चारधाम यात्रा में पहुंचे। बिल्कुल योगेश, हमारे यहाँ नदियों की अगर बात की जाए तो नदियों को माँ का रूप माना जाता है, और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में तो तमाम ऐसी नदियां हैं। आज अक्षय तृतीया का भी दिन है। अक्षय तृतीया के दिन नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। तो वहां पर कितने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं नदियों में स्नान करने के लिए भी, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, आज अक्षय तृतीया है, और आज का दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जा रहा है, क्योंकि सुबह से अगर बात करें, हम अगर हरिद्वार की बात करें, हम अगर ऋषिकेश की बात करें, तो यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। सुबह से ही हरिद्वार में तो डुबकी लगा रहे हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं, और पूरे घाट जो है वो फुल हो रखा है अगर देखा जाए। उसके साथ ही आज अगर गंगोत्री की बात करें, तो वहाँ पर भी कई श्रद्धालु जो हैं वो डुबकी लगा रहे हैं। अगर देवप्रयाग की बात करें तो वहाँ पर लगा रहे हैं। काफ़ी उत्साह है, क्योंकि इस तरह का जो संयोग है वो भी बहुत सालों बाद आया है। काफ़ी शुभ दिन आज माना जा रहा है। इसको देखते हुए भी हर जो हिंदू धर्म को मानने वाले जो श्रद्धालु हैं वो चाहते हैं कि आज के दिन माँ गंगा का आशीर्वाद लिया जाए। आज का दिन जो है वो बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि कहा भी जाता है कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, घर खरीदते हैं, या घर में बच्चों की शादी होती है, तो जरूर कुंडली दिखवाते हैं, पंडित जी से बात करते हैं। लेकिन आज का दिन ऐसा है कि आप कुछ भी करिए, शुभ ही शुभ होना है। आप अनुसार अपने कुछ भी कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, दुकान खरीद सकते हैं, नया व्यापार जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो ये दिन बहुत शुभ होता है, और ऐसे में अब चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है आज ही के दिन। लेकिन अब हम सुरक्षा इंतजामों को लेकर बात करें तो सुरक्षा इंतजाम के लिए खुद पैनी नजर जो है वो इस दौरान उत्तराखंड के सीएम लगातार बनाए हुए थे, और उन्होंने कई जगह मॉक ड्रिल भी करवाई कि चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, तो ऐसे में जगह जगह मॉक ड्रिल भी की जाए। 7 जिलों में मॉक ड्रिल भी हुई, वो तस्वीरें भी योगेश हमने देखी। लेकिन यहां पर यह बताइए कि पिछली बार हमने देखा था कि चारधाम यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा अगर परेशानी हुई तो वो खच्चरों को हुई थी, क्योंकि कई खच्चर जो हैं इस दौरान उनकी जान चली गई थी। उसके लिए इस बार क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी, इसको लेकर जब जो मंत्री हैं उनसे बात की गई थी कि कई सारे खच्चर ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक खच्चर जो है वो सुबह और शाम को, यानी कि एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रिप जो है वो कर सकता है। लेकिन अगर ट्रिप की बात करें तो उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा था, और इस वजह से कई सारे जो है उनकी मौत भी हो गई थी। उस समय अगर पशु प्रेमियों की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे। कई सारे संगठनों ने इस बात को उठाया था, लेकिन इस बार जिस तरह से बिल्कुल कह दिया है, जो पशुपालन विभाग मंत्री हैं उन्होंने कह दिया है कि कोई ज़्यादा काम नहीं कराया जाएगा। निर्धारित जितना उनका काम है, जितने ट्रिप वो एक दिन में कर सकते हैं उतना ही किया जाएगा, उससे ज़्यादा कोई नहीं किया जाएगा। बाकी उनके लिए डॉक्टर, वेटरनरी जो डॉक्टर है उनको भी रखा गया है, ताकि अगर स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उस पर ध्यान दिया जाए। सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसी को छोड़ के अगर स्वास्थ्य की बात करें तो आम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत ज़्यादा है। आज तो स्वास्थ्य सचिव खुद पैदल केदारनाथ निकल चुके हैं, और जगह जगह पर वो देख भी रहे हैं कि व्यवस्थाएं कैसी हैं। ठीक है, स्वास्थ्य सचिव खुद पैदल निकले हैं जैसा कि आपने बताया, और वो खुद तस्वीरों का जायजा ले रहे हैं कि जगह जगह हालात सामान्य हैं या कहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन इस दौरान योगेश, अगर सेवादारों को लेकर बात की जाए तो सेवादारों में कितना उत्साह, क्योंकि जितना उत्साह श्रद्धालुओं में होता है कि हमको दर्शन करने हैं, चारधाम यात्रा करनी है, लेकिन सेवादार भी जगह जगह भंडारे का आयोजन कराते हैं। उनमें भी उत्साह होता है कि जब कोई हमारे यहाँ पर आए तो भूखा ना जाए। बिल्कुल, चारधाम यात्रा में लगभग 20 से 50 लाख श्रद्धालु आते हैं, और वो उत्तराखंड की लाइफलाइन मानी जाती है। इसलिए मानी जाती है क्योंकि
हरिद्वार से लेकर चारधाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री तक हर जगह इस चारधाम यात्रा के बदौलत लोग अपने जीवन यापन को करते हैं। बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, पूरे टाइम इंतज़ार रहता है। होटल व्यवसायों की बात करें या फिर छोटे छोटे ढाबों की बात करें, लंगर लगाने वालों की बात भी करें, ये सभी जो है इंतज़ार करते हैं, क्योंकि 6 महीने चलती है और 6 महीने में आजीविका सुधर जाती है। जब हम देश भर के लिए तो ये यात्रा है, लेकिन उत्तराखंड के लिए ये एक जीवन शैली है। और उत्तराखंड के लिए अगर बात की जाए तो ये आने वाले जो 6 महीने होंगे, जब यात्रा पूरी हो जाएगी तो उस समय भी उससे जुड़े हुए व्यापारियों के लिए जीवन जीने का एक साधन है, क्योंकि वो 6 महीने में जो कमाते हैं बाकी 6 महीने उसी का उपयोग करते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा जो है इंतज़ार रहता है यहाँ के लोगों को। अगर यात्रा की बात करें तो वो चाहते हैं कि यात्रा बहुत अच्छे से चले। बीच में 2020 की अगर बात करें, कोविड की वजह से यात्रा ठीक से नहीं चल पाई, तो उस समय कई लोग ऐसे थे जो कहते हैं कि हमारे जो बिजनेस है, हमारा जो व्यापार है, उसकी रीढ़ हिल गई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लोग लाखों जो है वो कर्ज लेकर होटल किराए पर लेते हैं, वो ढाबे किराए पर लेते हैं, और उम्मीद रहती है कि यात्री जब आएंगे तो वो सब उनसे जो है जब यात्री के दौरान इसलिए सब निकलेगा, क्योंकि यात्रियों को भी सुविधाएं चाहिए और वो सुविधाएं एक व्यापारी दे सकता है, एक आम व्यक्ति दे सकता है। तो इन सब चीजों के लिए लंगर भी जगह जगह पर लगाए जाते हैं। लंगर की व्यवस्था भी बहुत ज्यादा रहती है। श्रद्धालुओं में तो उत्साह रहता ही है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा, सेवादारों में भी अलग से उत्साह नजर आता है। बिल्कुल, सेवादारों में भी उत्साह होता है और इसके साथ व्यापारियों में भी बहुत उत्साह होता है इन 6 महीने में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए योगेश। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज, स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत नेटवर्क, स्वास्थ्य सचिव हर किलोमीटर पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट, स्वास्थ्य सचिव। वहीं यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार का कहना है कि चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। यात्रा के लिए गाइडलाइन यानी SOP जारी कर दी गई है। इसमें यात्रियों को सुझाव दिया गया है कि वह यात्रा के दौरान अपने शरीर को पहाड़ के मौसम के अनुकूल बना लें। यदि कठिनाई आ रही है तो कुछ समय आराम दें और इसके बाद ही यात्रा करें। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सरकार यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करती है, लेकिन साथ ही यह अपील भी है कि 55 साल से अधिक आयु वर्ग के श्रद्धालु यदि किसी बीमारी जैसे शुगर, BP, हृदय रोग आदि से ग्रसित हैं तो उसका उल्लेख कर दें। उन्होंने कहा कि 104 के माध्यम से ऐसे श्रद्धालुओं की निगरानी की जाएगी। देश भर में आज धूमधाम के साथ ईद मनाई जा रही है। सुबह से ही मस्जिदों में ईद की नमाज के लिए रोजेदार जुटने लगे। लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। 21 अप्रैल की शाम को भारत में ईद का चांद दिखाई दिया था। इसके साथ ही रमजान का महीना पूरा हो गया। इस्लामिक कैलेंडर में रमजान के बाद शव्वाल का महीना आता है। इसी महीने के पहले दिन ईद का त्योहार मनाया जाता है। इस कड़ी में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी ईद का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर सभी लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर उनको ईद की बधाई दी और ईद उल फित्र की नमाज भी अदा की। वहीं त्योहार को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। इसी के साथ ही ऊधम सिंह नगर के गदरपुर में भी बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ ईदगाह में रोजेदारों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की बधाई देते हुए देश और प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी है। आप सभी देशवासियों को ईद की तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। समस्त देश में बीमारियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से सब लोग बच के रहें। कोरोना जैसी महामारी जैसी बीमारियों पिछले कुछ वर्ष हमारे बीते जो हम सही करके नहीं मना पाए, ईद या दिवाली कोई भी त्यौहार। गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों को, समस्त देशवासियों को तहे दिल से ईद की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। जो आज जिन लोगों ने फास्ट रखे हैं लगातार, उनकी जो ईद की खुशियों के रूप में जो ऊपर वाले ने एक तोहफा दिया है आज, उसके लिए मैं देश में अमन, सुकून, शांति और हर चीज़ की दुआ करते हुए भरपूर तरीके से ईद मनाने का संकल्प लेते हैं हम लोग। और हम लोग चाहते हैं कि आपस में कोई भी किसी भी तरीके का यहाँ हिंदुस्तान के अंदर सुकून, शांति वगैरह हमेशा बनी रहे। आप सब क्षेत्रवासियों को ईद उल फित्र की बधाई हो। और हम सब लोग दुआ मांग के आए हैं कि हमारे देश हिंदुस्तान में अमन और चैन बना रहे, सब भाईचारे में अपनी ज़िंदगी बिताते रहे और ये हमारा त्यौहार सबको एक साथ
चलने का है और एक साथ चलते रहेंगे। और उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चलने वाले करीब 1500 वाहनों पर 1 अप्रैल से प्रतिबंध के मामले में हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। इससे वाहन संचालकों को बड़ी राहत मिली है। विक्रम जन कल्याण सोसाइटी के अधिवक्ता भुवन भट्ट ने याचिका डाली थी कि परिवहन विभाग की ओर से केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत 10 वर्ष पुराने डीजल से चलने वाले ऑटो विक्रमों को 1 अप्रैल से प्रतिबंधित किया जा रहा है, जबकि डीजल से चलने वाले शेष ऑटो विक्रमों को 31 दिसंबर 2023 के बाद प्रतिबंधित करना था। इनके स्थान पर BS6 श्रेणी के पेट्रोल, इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों को संचालित किए जाने की योजना थी। इसके विरोध में विक्रम जन कल्याण सेवा समिति और दून ऑटो रिक्शा यूनियन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के जज मनोज तिवारी ने बीते रोज सुनवाई करते हुए परिवहन विभाग के फैसले पर स्टे लगा दिया। सुनवाई के लिए अगली तारीख 28 अप्रैल निर्धारित की गई है। वहीं सुनील शर्मा RTO ने बताया कि जो व्यक्ति ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करेंगे उनके द्वारा RTO द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। विक्रम संचालक हैं ये लोग, जो हमारे RTA का निर्णय था 1 नवंबर 2022 को, उसके विरुद्ध वे लोग हाई कोर्ट में गए थे। तो हाई कोर्ट ने इनको 28 तारीख तक स्टे दिया हुआ है कि ये तब तक वाहन का संचालन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा था कि सारे विक्रम ये सुनिश्चित करेंगे और एक एफिडेविट देंगे 48 घंटे के अंदर कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि हमारे यहाँ पर ट्रैफिक बाधित हो या समस्या हो। हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में माननीय हमारे CS साहब के निर्देशानुसार ट्रैफिक कंजेशन दूर करने के लिए नया अर्बन मोबिलिटी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि ये जो विक्रम है झुंड बनाकर खड़े ना हो, झुंड बनाकर ये मेन रोडों पर ना चले। और उधर जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने EVM वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान EVM और VVPAT मशीन डबल लॉक में सुरक्षित पाई गई। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने वेयर हाउस में अग्निशमन सिलेंडर, CCTV, कंट्रोल रूम इत्यादि व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सुरक्षा के मद्देनजर जरूरी दिशा निर्देश दिए। हल्द्वानी शहर में अनियंत्रित यातायात और जाम का कारण बनने वाले ऑटो पर प्रशासन और RTO ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कालूशाही मंदिर चौराहे से कालाढूंगी रोड पर चलने वाले ऑटो, बरेली रोड सहित नैनीताल रोड पर चलने वाले ऑटो संचालकों की बैठक कर प्रशासन ने पहले ही नो एंट्री जोन में ऑटो चलाने पर प्रतिबंध लगाया। बावजूद इसके ऑटो वाले अपने निर्धारित रूट से अलग रूट पर चलते दिखाई दिए, जिस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। ARTO प्रवर्तन रश्मि भट्ट ने ऑफ रोड चल रहे ऑटो का चालान करने की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी अपनी टीम के साथ अनियंत्रित ऑटो को अपने रूट पर चलने और निर्धारित ऑटो स्टैंड से चलने की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि ऑटो संचालकों का कहना है कि पूर्व में निर्धारित उनके रूट पर और ऑटो स्टैंड पर चलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि उनका परमिट RTO द्वारा उसी क्षेत्र में दिया गया है, लिहाजा उनका स्टैंड भी वहीं होना चाहिए। ये कल एक मीटिंग रखी गई थी, सारे ऑटो चालक और जितने भी हमारे पास स्टैंड हैं और उनके यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष और टेम्पो स्टैंड के मुंशी वगैरह ये लोग आए हुए थे। तो इसमें पूर्व से ही जैसे कि आपको बताया कि उनके होटल से लेकर के मंगल पड़ाव तक इनकी नो एंट्री है। तो विगत कुछ समय से इन्फोर्समेंट की इन पे कमी रही, तो काफ़ी इसका मुख्यतः ये है कि मैं 16 किलोमीटर एसोसिएशन का एक पदाधिकारी हूँ। तो दरअसल हुआ यह है कि हमारा यहाँ पर पहले एक स्टैंड हुआ करता था, जिसमें शहर में 4 स्टैंड हुआ करते हैं। प्रशासन द्वारा अनाधिकृत ऑटो को यहाँ पर बसाने के लिए मतलब 16 किलोमीटर को प्रसारित किया है। उनको मतलब नियम उनको जो है यहाँ से बाहर किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। हटा दिया है। कल से उसको एक बैठक की गई जिसमें हर चीज़ थोप दी गई। हमारा न कोई हमारे पास कोई पेपर भी था, कोई हमारे तथ्य नहीं रखे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात हल्द्वानी की करेंगे। हल्द्वानी में इन दिनों पालतू कुत्तों सहित आवारा कुत्तों में पार्वो वायरस तेजी से फैल रहा है। चिकित्सकों की माने तो इन दिनों का मौसम के चलते कुत्तों में तेजी से ये संक्रमण फैल रहा है। शहर के कालाढूंगी रोड स्थित पशु अस्पताल में प्रतिदिन 40 से 50 पशु प्रेमी अपने पालतू कुत्तों को लेकर OPD के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं कई कुत्ते ऐसे भी पाए गए हैं जिनका अब उपचार भी संभव नहीं है।
पार्वो के बाद केनाइन और हीट स्ट्रोक के केस भी आ रहे हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के पाठक ने बताया कि इस वायरस से ग्रसित कुत्तों में खून की उल्टी या दस्त होना मुख्य लक्षण है। जिन कुत्तों में ऐसे लक्षण मिले उसके मालिक को तत्काल उसका खाना पानी रोक देना चाहिए और पशु अस्पताल में दिखाना चाहिए। यह वायरस काफी तेजी से फैलता है और समय पर इलाज नहीं मिलने पर कुत्ते के लिए जानलेवा भी हो सकता है। जो स्पेशली आप पेट्स और कैट की बात कर रहे हैं, जो हमारे जो डॉग्स हैं कैनाइंस, उसमें आजकल पार्वो के केसेस बहुत आ रहे हैं, कैनाइन डिस्टेंपर के भी केसेस आ रहे हैं और जनरल जो हीट स्ट्रोक के केसेस आ रहे हैं आजकल। तो उससे बचाव का यही है कि आप कुत्ते को हवादार जगह पे रखें, उसको ठंडा पानी पिलाएं, दिन में 3-4 बार कम से कम प्रॉपर वाटरिंग करें, उसकी देखभाल करें, उसको ठंडी जगह पे रखें। और जब भी उसमें थोड़ी भी समस्या दिखे, जैसे कि उसने खाना खाना छोड़ा या जैसे वॉमिटिंग स्टार्ट हुई या पोटी पतली कर रहा है, डायरिया हो रहा है उसको, तो तुरंत अपने जो भी पशु चिकित्सालय है निकटवर्ती उससे संपर्क करें। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।